हेलो हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेशन को। सभी लोग ज्वाइन करेंगे दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स। दोस्तों हम पढ़ रहे थे वेल्डेड कनेक्शन, सभी लोग ज्वाइन करेंगे। और वेल्डिंग को पढ़ रहे थे हम, वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन, ठीक है। वेल्डेड कनेक्शन की हम बात कर रहे थे। चलिए देखते हैं आज क्या 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 चीज़ें हमको पढ़नी है वेल्डेड कनेक्शन में। पिछली क्लास दोस्तों हम जो थे, हम स्पेसिफिकेशन पर थे। पिछली क्लास में हम स्पेसिफिकेशन पर थे। स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन पे थे दोस्तों। और स्पेसिफिकेशन पे क्या दोस्तों, सबसे पहले हमने साइज ऑफ वर्ड की बात करी। यहाँ पर साइज ऑफ वर्ड में मिनिमम साइज ऑफ वर्ड और मैक्सिमम साइज ऑफ वर्ड, ये दोनों बातें को सीखी। लेकिन यहाँ पर हमने एक बात को ध्यान रखा था कि मिनिमम साइज ऑफ वर्ड जो होता है ना, मिनिमम साइज ऑफ वर्ड वो क्यों रखा जाता है, क्यों आईएस कोड ने कहा था मिनिमम साइज रखना है, और क्यों मैक्सिमाइज भी कहा है, ये दोनों बातों को डिस्कस किया हमने। उसके बाद थ्रॉट थिकनेस पर थे हम दोस्तों। हम क्या थे? थ्रॉट थिकनेस पर थे। थ्रॉट थिकनेस हम क्यों पढ़ रहे हैं उस बारे में तो बात करेंगे। खैर, हमारी जो कहानी चल रही थी वो थ्रॉट थिकनेस की चल रही थी, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन थ्रॉट थिकनेस की जो कहानी थी, हम जानते हैं कि थ्रॉट थिकनेस को हम टीटी से डिनोट कर रहे थे। टीटी ऐसा, क्योंकि प्लेट का जो थिकनेस है उसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए दोनों को टी का सही नहीं है, कंफ्यूज जाओगे आप। इसलिए थ्रॉट थिकनेस को हम टीटी से डिनोट करते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो थ्रॉट थिकनेस था, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि थ्रॉट थिकनेस को हम निकालेंगे K इंटू एस से। ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले आपको यही सिखाया था। थ्रॉट थिकनेस जो निकाला जाएगा दोस्तों, K इंटू एस से निकाला जाएगा। यहाँ पर K जो था आपका एक कांस्टेंट था, पिछली क्लास में सब लिखा रखा है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। K जो है एक कांस्टेंट था, और ये जो कांस्टेंट है वो डिपेंड कर रहा था एंगल, ये एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस, जो फ्यूजन बन रहा था, फ्यूजन के फेसेस का जो एंगल था उस पर डिपेंड कर रहा था। कहने का मतलब है एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस। हमने पहले भी डिस्कस किया था दोस्तों, ध्यान से देखो। एक प्लेट आपका ऐसा है, एक प्लेट तुम्हारी ये है कुछ ऐसे, यहां पर एक प्लेट तुम्हारी ये कुछ ऐसी है, ओके। दूसरी प्लेट दूसरी प्लेट कुछ ऐसी है, ठीक है। दो प्लेट हैं दोस्तों, और इन दोनों प्लेट को मैं क्या कर रहा हूं, ज्वाइंट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये हैं दो प्लेट, थोड़ा सा और
लो ठीक है, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, इन दोनों प्लेट को मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर फ्यूजन कैसे बनाओगे आप? फ्यूजन बनाने का तरीका है दोस्तों, आप यहाँ पर क्या करोगे, इस तरह से, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे, और फिर इस तरह का, यही तो तरीका है फ्यूजन बना के, ऐसे 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 करके ये पिलर में डाल डाल के। साइज ऑफ वेड आपको दिखता जाएगा, साइज ऑफ वेड की नॉलेज मैं आपको दे चुका हूँ। कोड ये कहता है, आईएस कोड ये डिफाइन कर रहा था पिछली क्लास, मैंने आपको जरूर दिखाया जरूर था, लेकिन समझाया आज जाएगा। कोड ये कहता है कि जो ये एंगल है ना, किस एंगल की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये एंगल है ना, जो ये एंगल आपका ना ही लेस देन होना चाहिए 60 डिग्री से, और ना ही ग्रेटर देन होना चाहिए 120 डिग्री से। कहने का मतलब है जो के का रेंज है, कहने का मतलब एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस, कोड ये कहता है द फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी यूज्ड इफ, नॉट में लिखाऊंगा इस बात को दोस्तों, नॉट में लिखाऊंगा, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में ये पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी यूज, फिलेट वेल्ड को आप यूज नहीं कर सकते 60 डिग्री से नीचे और 120 डिग्री के फ्यूजन एंगल तक के लिए। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी यूज्ड, शुड नॉट बी यूज्ड इफ ये क्या था 60 डिग्री, अरे एंगल था, एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस था, इफ द एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस नॉट बी यूज्ड, इफ द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, फ्यूजन फेस, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस इज लेस देन 60 डिग्री एंड ग्रेटर देन 120 डिग्री, नहीं करेंगे यूज। मतलब कि एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस इज लेस देन 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब, एंड और ग्रेटर देन 120 डिग्री, ग्रेटर देन 120 डिग्री। नॉट में हो गई बात दोस्तों, बहुत अच्छे से हमने कहा है, फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी यूज्ड इफ द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस इज लेस देन 60 डिग्री और ग्रेटर देन 120 डिग्री। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस था, कहने का मतलब मैंने पिछली क्लास में आपको टेबल बताए थे कि अगर आपका एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस अगर 60 से 90 डिग्री होता है तो के का मान जो रहेगा 0.7 रहेगा, 91 से अगर 100 रहता है तो के का मान 0.65 रहेगा, 101 से लेकर 106 रहेगा 106 तक तो 0.6 रहेगा, 107 से 113 रहता है तो 0.55 रहेगा, और दोस्तों जीरो अगर आपका 114 से 113 120 तक रहता है तो 0.5 रहेगा। इस टेबल को याद कर सकते हैं, समझ गए बात को। इधर से आपका 60 से 120 डिग्री तक ही बस वो एंगल दिया जाता है। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। थ्रॉट थिकनेस का वैल्यू मैंने आपको बता दिया था। थ्रॉट थिकनेस अगर जीवन में कभी ना दिया हो ना, ध्यान रखिएगा, अगर ये एक लाइन यहां पर कहीं लिख देना, इफ द एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस इज नॉट मेंशन्ड इन द एग्जामिनेशन, ध्यान से सुनिएगा, लिख भी देना कहीं पर, इफ द एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस इज नॉट द मेंशन्ड इन द एग्जामिनेशन, देन then you will considering 90 degree fusion phases, 90 degree fusion phases, okay।
तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने बात करी 7 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है। चलो, तो ये हो गया हमारा वेल्ड्स कनेक्शन के, लेकिन ये खत्म नहीं होता है यहाँ पर भाई, यहाँ पर ये खत्म नहीं होता है। इसकी जो आगे की कहानी है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे शॉर्ट थिकनेस के एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस आपका हो गया। एक और चीज हम पढ़ेंगे, चौथा नंबर, तीसरा नंबर तो आपको पता हो ही गया है, मतलब दूसरा, तीसरा हम स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं दोस्तों अब इफेक्टिव लेंथ का। आईएस कोड रिकमेंडेशन जो है ना दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेल्डिंग से कभी क्वेश्चन आता ना। ऑब्जेक्टिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं, देखो सब्जेक्टिव के लिए तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए इफेक्ट, जैसे कि आपके जितने भी जो स्पेसिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ मैं नंबरिंग से, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ दोस्तों वो लेंथ होगी जो इफेक्टिव होगी, और वैसे सिंपल सा मीनिंग है कि किसी भी मेंबर के, जैसे मान लेते हैं कि प्लेट है सपोज दैट, इसमें जब आप वेल्डिंग करोगे, ये 2 प्लेट है सपोज है, ध्यान से सुनो, ये 2 प्लेट है। सिंपल सा लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है दिमाग में, जितना इजी से इजी आप समझ पाएँ, हमेशा ध्यान रखा करें कि जितना इजी से इजी आप समझने की कोशिश करें, उतना जितना आप समझ सकते हैं इजी लैंग्वेज में, उसी को कहते हैं आप इफेक्टिव लेंथ। कहने का मतलब है, अगर मैं इसको एक फिगर से ही समझा देता हूँ तभी आपको क्लियर होगा। एक फिगर से समझा देता हूँ। ये कोई प्लेट है सपोज दैट, ये क्या है दोस्तों, एक प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट को आप दूसरी प्लेट से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। सपोज दैट इस प्लेट से आप दूसरी प्लेट को कनेक्ट कर रहे हैं, कर दिया आपने। ये इसकी एक्चुअल लेंथ जो है, जो भी है आपका एक्चुअल लेंथ जो होगा वो अपनी जगह है, लेकिन कितनी लेंथ इफेक्ट हुई है वो है आपकी, है ना, वो लेंथ आपकी क्या है, लेंथ ऑफ दी वेल्ड। लेकिन यहां पर एक टर्म्स आता है दोस्तों, जो कि आपको हैरान कर सकता है। उस टर्म्स का मैं गौर कराऊंगा आपसे, टेंशन न ले, ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट यहां पर एक मेंबर ऐसा है और एक मेंबर आपने एक ऐसा अटैच कर लिया है, ठीक है, एक ऐसा आपने अटैच कर लिया है। देखो अभी मजा आने वाला है आपको। ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना, ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये हो गया जी। है, अब देखो इधर ध्यान से देखो, यहाँ पर आप फ्यूजन कैसे बनाओगे। अब ध्यान से देखना, फ्यूजन बनाने का तरीका भाई, आप जानते हैं कि इधर से थोड़ा सा आपको रंगना पड़ेगा, ये इधर से ये भी जाना पड़ेगा, ये भी जाना पड़ेगा, इतना पोर्शन, इतना तो आप समझ गए होंगे अब, कि जब आप फ्यूजन बनाते हैं, जब वेल्डिंग करते हैं, तो इतना पार्ट ये भी इसमें सम्मिलित हो जाता है, इस लेंथ, इसका लेंथ भी हो जाता है, और इतना ये वाला जो मेंबर होगा इसका भी आपका पार्ट आ जाएगा, और उसके बाद ये वाला उभरा हुआ हिस्सा ये भी आ जाएगा। इतने तो आप समझ ही गए हैं। कहने का मतलब इतने पार्ट तो आप इतनी बात तो उतने क्लासों से आप समझ ही चुके हो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। समझ गए बात को दोस्तों। यहाँ पर होता क्या है कि जब आप वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग के दौरान कुछ हिस्सा आपका आ जाता है, किसमें किसमें आ जाता है, कुछ हिस्सा आ जाता है आपका जो कि वेल्डिंग में आता है, प्लेट का, मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ, यहाँ पर इस प्लेट में अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से गौर करें, तो इसमें पूरी प्लेट तो आपकी हो नहीं रही है, इसको भी बल्कि हटा दो, पूरी प्लेट तो आपकी हो नहीं रही है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी प्लेट नहीं हो रही है आपकी, इधर वाले हिस्से को देखो, इधर वाले, यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, देखो जरा ध्यान, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, ये ठीक है। कहने का मतलब है, अगर आप जैसे कि सेक्शन को देखा, फिलेट वेल्डिंग हो रही है, एक मेंबर ये और एक मेंबर, यहाँ पर आपने दोनों साइड वेल्डिंग करी है, दोनों साइड क्या करिए दोस्तों, वेल्डिंग करिए सपोज दैट। और आपका दोनों साइड को दिखाने के लिए एक तरीका बताता हूँ मैं, देखो कैसे इसमें वेल्डिंग भी होगी, जैसे दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर कहीं आपका, ये दिखा, ये ठीक है ना, और ये पोर्शन क्या है आपका, इतना पोर्शन ये है। तो भैया
आधा पोर्शन जो है आपका इधर से s/2 ये, और इधर से आधा पोर्शन s/2। कहने का मतलब है साइज ऑफ वेल्ड जो होगा इधर से, ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, इधर वाला पोर्शन। ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना पोर्शन भी आपका क्या है, ये साइज ऑफ वेल्ड है, और इधर वाला जो पोर्शन है इतना, ये वाला इतना पोर्शन भी इतने में, ये भी क्या है, साइज ऑफ वेल्ड है कि नहीं, साइज ऑफ वेल्ड है। आप कहोगे कि टोटल साइज क्या है, ओवरऑल साइज, कुछ भी आप ले लो, ओवरऑल साइज, एक्चुअल साइज आप कह सकते हैं। तो एक्चुअल साइज में से अगर आप, इफेक्टिव लेंथ कितनी है, इफेक्टिव लेंथ आप इतना कहोगे, इफेक्टिव लेंथ आपकी इतनी है, इसको कहते हैं आप इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ये हो गई। और दोस्तों ये वाला जो है, ये इसको बोलते हैं ओवरऑल लेंथ। ओवरऑल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये ओवरऑल लेंथ है, यहाँ तक। कहने का मतलब है अगर आपसे कभी भी इफेक्टिव लेंथ पूछा जाए तो आराम से एक फॉर्मूला बन चुका है कि एक्चुअल लेंथ, ओवरऑल लेंथ या एक्चुअल लेंथ भी आप उसको कहते हैं। अगर कभी आपको इफेक्टिव लेंथ L चाहिए है, L इज इक्वल टू, आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आ चुका है, L इज इक्वल टू 2L, सॉरी, ओवरऑल लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये है तरीका, ये है दोस्तों तरीका। इफेक्टिव लेंथ दिस इज इक्वल टू L टाइम्स ऑफ 2S। कहने का मतलब है L जो है एक्चुअल, मतलब कि एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ होगी L। यहाँ पर जो S है वो डिफाइन कर रहा है साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड, ये कह रहा है साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है। L हो गया आपका एक्चुअल लेंथ, S हो गया साइज ऑफ वेल्ड, ये दो चीजें हो गई हैं, ओके। L एक्चुअल लेंथ हो गया, S साइज ऑफ वेल्ड हो गया, इन दोनों को आपने ध्यान से देखना है। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या अब नहीं है सर? तो ये थी दोस्तों आपकी तीसरा जो वो था रिकमेंडेशन, तीसरा स्पेसिफिकेशन इफेक्टिव लेंथ का। इस इफेक्टिव लेंथ को निकालने के लिए आपको ओवरऑल साइज में से, एक्चुअल साइज में से साइज ऑफ वर्ड इधर, साइज ऑफ वर्ड उधर से कराना पड़ेगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको याद रखना है, ठीक है। कोई समस्या? हाँ ठीक है, चलेगा। मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द वेल्डिंग, मिनिमम लेंथ जो आपकी वेल्ड के लिए रिक्वायर्ड होती है वो आपकी कितनी होती है वो भी बात करेंगे, खैर। और मिनिमम लेंथ लेस देन 4S आपका एक चीज़ और पूछा जाता है, वो भी हम बात करेंगे आगे। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की जो कहानी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए शुरू करें फिर कहानी को, चलो फिर। इफेक्टिव लेंथ आपका काम हो गया, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर नॉट में ही। नॉट में आते हैं दोस्तों, आवाज़ आ रही है क्या? हाँ। इफेक्टिव लेंथ हमेशा ध्यान रखिएगा 4 टाइम्स ऑफ S से कम कभी भी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है अगर आपका एक कंडीशन हो रहा है दोस्तों मिनिमम लेंथ के लिए, कभी भी इफेक्टिव लेंथ आपका 4 टाइम्स ऑफ S से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है इफेक्टिव लेंथ आपने L निकाल दिया है, लेकिन इस L को कभी भी जीवन में 4 टाइम्स ऑफ S से कम मत करना। कहने का मतलब यहाँ पर नोट में लिख रहा हूँ, टेंशन न ले, द मिनिमम लेंथ ऑफ द वेल्ड। कहने का मतलब है मिनिमम इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, ऐसा बोल सकते हैं आप, मिनिमम इफेक्टिव लेंथ, ठीक है ना, मिनिमम इफेक्टिव लेंथ। एग्जाम का क्वेश्चन है ये। मिनिमम इफेक्टिव लेंथ का मतलब है दोस्तों कि जो ये L था, स्मॉल l, इट शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स ऑफ S। अब आप सब लोग जानते हैं कि S क्या है,
और एल क्या है, एल आपका वही इफेक्टिव लेंथ है, और यहाँ पर आपका जो एस है वो आपका साइज ऑफ वेल्ड है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कहने का मतलब है मिनिमम इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड फॉर द वेल्डिंग, दिस इज द 4s। हाँ, लेकिन अगर आप क्या करते हो, कभी भी ध्यान रखिएगा जीवन में, कभी भी अगर आप 4s से भी कम करते हो, कहने का मतलब है अगर, ध्यान से सुनना एक लाइन को, इफ मिनिमम लेंथ इज लेस देन 4 टाइम्स ऑफ s देन इफेक्टिव साइज टेकन एज 1/4 ऑफ द 1/4 ऑफ दी वट। तब क्या करोगे, उस दौरान क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, जो इफेक्टिव साइज लोगे वो भी आपका 1/4 टाइम्स ऑफ द, कहने का मतलब वैसे तो होता नहीं है, लेकिन यहीं पर दोस्तों कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है, इफ इफेक्टिव लेंथ इज लेस देन 4 टाइम्स ऑफ एस, कहने का मतलब है 4s से कभी कम हो जाए, वैसे तो होना नहीं चाहिए, देन उस टाइम पर देन इफेक्टिव साइज ऑफ वेल्ड जो हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव साइज ऑफ वेल्ड जो कहलाएगा, एस का मान कह रहा हूं, इफेक्टिव साइज ऑफ वेल्ड इज विल बी 1/4 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ। कहने का मतलब उस समय आप जो इफेक्टिव लेंथ था उसी का 1/4 कर दोगे इफेक्टिव साइज, तो आप कहेंगे 1/4 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव 1/4 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ। ये है दोस्तों, दोनों सिचुएशन आपको ध्यान से समझ आ गई होंगी। मिनिमम इफेक्टिव लेंथ की बात हो गई, यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ क्या है, कैसे निकालना है, और यहाँ पर मिनिमम इफेक्टिव लेंथ कैसे लेना है, वो सारी बातें हो गई हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो कहानी होगी हमारी वो होगी इफेक्टिव लेंथ के ही रिगार्डिंग, लेकिन ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों कि अब हम पढ़ेंगे एंड रिटर्न के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपको समझा देता हूँ, लगे हाथ। ये आपका ये भी नोट में चल रहा है, ये भी रिकमेंडेशन नहीं है। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपको चाहिए है यहीं पर, पांचवा रिकमेंडेशन नहीं है भाई, रिकमेंडेशन अलग है, वो इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। चौथा नहीं है, चौथा इफेक्टिव लेंथ ही था, ठीक है ना, चौथा इफेक्टिव लेंथ था। हम यहाँ पर इफेक्टिव एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा इफेक्टिव एरिया, भाई बताओ। ऑब्वियसली इफेक्टिव एरिया, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ इनटू द लोड। अरे यही तो होगा, मतलब एरिया क्या होता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया, कहना का मतलब है इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेल्ड की बात करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेल्ड की बात करता हूँ, तो क्या होगा बताओ, खुद बताओ। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेल्ड अगर मुझे लेना है, और दोस्तों एरिया की मैं बात करता हूं, तो एरिया के लिए तो आपको लेंथ लेना पड़ेगा जी, है ना। बताओ, इफेक्टिव का मतलब है कौन सा एरिया है, कितना एरिया है, कौन सा एरिया है जो वेल्डिंग के दौरान इफेक्टेड रहेगा। ऑब्वियसली आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा, और दिमाग लगाओगे तो पता लग जाएगा क्यों, क्योंकि दोस्तों इफेक्टिव एरिया का मतलब आपका जो जोन है वो आपका कौन सा है, वो थ्रॉट एरिया है। क्योंकि इफेक्टिव एरिया का मतलब मैंने पिछली क्लास में आपको दे रखा है, इफेक्टिव एरिया का मतलब कौन सा एरिया, वो थ्रॉट वाला एरिया, क्योंकि थ्रॉट थिकनेस वाला एरिया, कहने का मतलब है जो थ्रॉट एरिया है उसी को मैं आंख बंद करके कह सकता हूं, थ्रॉट एरिया को ही मैं आंख बंद करके कह सकता हूं अपना क्रॉस सेक्शन एरिया। और जब थ्रॉट एरिया की बात कर रहा हूं तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड होगा और थ्रॉट थिकनेस होगा। कहने का मतलब वही तो थ्रॉट एरिया कहलाएगा, क्या कहने का मतलब है, यही तो थ्रॉट एरिया कहलाएगा इफेक्टिव लेंथ। एक सेकेंड।
चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हम इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड होगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड होगा और इनटू यहाँ पर एक चीज जुड़ेगी, थ्रॉट थिकनेस। ये चीजें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हमारे पास इनडायरेक्टली हमें क्या करना, मेरा मोटिव क्या है, ये तो चलो स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन मेरा मोटिव है डिजाइन स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड। और दोस्तों स्ट्रेंथ का मतलब है कि वेल्डिंग, फिलेट वेल्डिंग कितना लोड ले पाएगी। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। अल्टीमेटली मेरा जो मतलब कि जो मुझे निकालना है वो निकालना है स्ट्रेंथ, मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है। और स्ट्रेंथ के लिए पता है हमें, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कितना फोर्स ले पाए, और कितना फोर्स ले पाए इसका मतलब फोर्स निकालना है। फोर्स का मतलब स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस जो होगा वहां पर, क्योंकि फिलेट वेल्ड हमेशा शियर में प्रीडोमिनेट होगा, तो शियरिंग स्ट्रेस हम ले लेंगे, कहने का मतलब है टाउ वीएफ ले लेंगे, और इनटू एरिया लेना है, तो वो जो एरिया रहेगा वो इफेक्टिव एरिया ही तो रहेगा। और जब इफेक्टिव एरिया कहेंगे उसी को जो थ्रॉट पर आ रहा है, थ्रॉट थिकनेस पर आ रहा है, वो प्रीडोमिनेट होगा, तो थ्रॉट एरिया को ही कहा जाएगा। अब जो थ्रॉट एरिया होगा उसमें इफेक्टिव लेंथ कितनी है, क्योंकि एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू डेप्थ या लेंथ इंटू विड्थ, तो डेप्थ की जगह तो हम थ्रॉट थिकनेस को ले लेंगे टी टी, थ्रॉट थिकनेस की जगह हम कह लेंगे इसको टी टी, और इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड इसको हम कह लेंगे एल। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा एरिया आ जाएगा, और जब एरिया इंटू स्ट्रेस कर लोगे आगे जाके हम करेंगे इसको, तो वही जाके बन जाएगा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड। खत्म, इतना ही है। तो कहने का मतलब है दोस्तों हमारे पास जो इफेक्टिव एरिया आया है, यहाँ पर एक हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे एल से, और उसके बाद दोस्तों थ्रॉट थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा दोस्तों हमारा इफेक्टिव एरिया या इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेल्ड। गजब, इतना ही करना था यहाँ पर। समझ गए बात को, कोई समस्या? क्या मैं यहां से आगे जाके लोड कैरिंग कैपेसिटी भी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्या मैं आगे जाकर यहीं पर लोड कैरिंग कैपेसिटी भी निकाल सकता हूं? क्या बिल्कुल निकाल सकता हूं। कहने का मतलब है यहीं पर थोड़ा सा हम स्पेसिफिकेशन को रोक कर मैं यहीं से आगे देखिएगा लोड कैरिंग कैपेसिटी भी निकाल सकता हूं। देखते रहिएगा, मजा आने वाला है। लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फिलेट वेल्ड। दोस्तों हम सारी की सारी बातें जो भी कर रहे हैं वो हमें अभी तक सब फिलेट वेल्ड के लिए कर रहे हैं। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फिलेट वेल्ड। अब देखो इधर कितना लोड झेल सकता है ये, कितनी इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है। क्या यही चीज तो कहलाएगी लोड कैरिंग कैपेसिटी वाली जो चीज है, यही तो कहलाएगी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। कैसी को कह सकते हैं आप डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड? बिल्कुल कह सकते हैं सर। भाई लोड कैरिंग कैपेसिटी का मतलब दोस्तों एक तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड भी है। कहने का मतलब है यहाँ पर इसमें आप ऐसे भी ले सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, ऐसा भी कह सकते हैं, या इसी को दोस्तों डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड भी कह सकते हैं, या इसी को आप शियर स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड भी कह सकते हैं। कहने का मतलब निकाल तो शियर स्ट्रेंथ ही रहे ना, क्योंकि हमने पहले एक लाइन दिखाई आपको शुरू में ही, शुरू करते ही, कि शियर फोर्स में प्रीडोमिनेट रहता है। अगर शियर में आपने चेक कर दिया शियर में फेलियर नहीं है, शियर में सेफ है, तो आपका हर एक फोर्स के लिए सेफ है। तो यही वजह है हम शियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं दोस्तों। तो बस भाई आपको करना क्या है, सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। पी मतलब कि जो लोड है, लोड कैरिंग कैपेसिटी, आप क्या करोगे परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस इन वेल्ड, क्योंकि हम निकाले क्या रहे हैं, और करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं आप शियरिंग स्ट्रेंथ ही निकाल रहे हैं। कहने का मतलब है शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड भी आप बोल सकते हैं, इसलिए घबराएंगे नहीं। शियर स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड है तो बस आप क्या करोगे, एक तो करोगे इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया, और दूसरा करोगे आप शियरिंग स्ट्रेस। तो कहने का मतलब ये निकालने के लिए डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड दिस इक्वल टू आप क्या करोगे इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया या इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड, सीधे सीधे इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड कर लोगे, और इनटू आप मल्टीप्लाई कर लोगे इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड का मल्टीप्लाई करोगे परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस से, परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस। और दोस्तों परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस जानते हो आप किससे डिनोट करते हैं? ऑब्वियसली वही जो आपका टाउ वीएफ था, ऐसा कोई नया चीज तो आएगा नहीं यहाँ पर भी, तो टाउ वीएफ से इसको कहा जाएगा। टाउ वीएफ कहो आप, लेकिन टाउ वीएफ की वैल्यू अलग होती है, ठीक है ना यहाँ पर। तो इफेक्टिव एरिया में दोस्तों हमारे पास वही इफेक्टिव लेंथ आ जाएगा, और थ्रॉट थिकनेस आएगा, और इनटू टाउ वीएफ आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया भाई इसका।
तो कहने का मतलब यहाँ से डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड आ चुका है आपका, या इसी को अगर आप 90 डिग्री के फ्यूजन पर ले रहे हैं तो L इंटू 0.7 टाइम्स ऑफ द S हो जाएगा और इंटू टाउ BF हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या माना है, K का वैल्यू 0.7 माना है, एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए माना है। तो यहाँ से आपका इस तरीके से फॉर्मूला तैयार हो गया। बताइए क्लियर है यहाँ तक। लेकिन जो टाउ BF है, इस टाउ BF जो कि आपका परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस है, इसके लिए भी थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। इस टाउ BF की वैल्यू एक्चुअली में अगर आप 100, वैसे तो गिवन रहेगा 108 भी लेते हैं, 108 और 110 दो चीजें लेते हैं, 110 MPa मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर। कई किताबों में 108 भी लिखा होगा, इसलिए घबराएंगे नहीं, 108 भी लिया रहता है MPa। लेकिन ये किस में है, ये दोनों वैल्यू जो है दोस्तों ये आपकी WSM में है। इसमें है WSM की बातें हो रही, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में थोड़ा सा हमारा ट्विस्टिंग हो जाएगा, जो टाउ BF का वैल्यू रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस इन द वेल्ड, तो दोस्तों इस दौरान आपका जो अल्टीमेट स्ट्रेस होगा अपॉन आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेके चलते थे वहां पर भी बताया था आपको रिबेट में भी, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन √3 इंटू 1.25 जो उसकी गामा W का वैल्यू, आप लिख ही दो इसको, गामा MW इसको ले जाया जाता है। तो बस हो तो गया काम, काहे घबराते हो। गामा MW का जो वैल्यू है वो आपका वही 1.25 लेते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इसको लेते हैं, और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी या पार्शियल सेफ्टर फैक्ट्री फॉर द वेल्ड दिस इज टेकन एज 1.25, ठीक है ना। तो गामा MW का वैल्यू, तो कहने का मतलब है LSM के लिए आपको अलग रखना था वैल्यू टाउ BF का, और WSM में आपको दोनों वैल्यू कुछ भी आप रख सकते हैं भाई, वैसे जनरली दिया रहेगा। FU यहाँ पर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होता है, कहने का मतलब FU जो होगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। FU क्या होगा दोस्तों, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होगा, लेकिन इसमें है ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इन वेल्ड है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इन वेल्ड है। ठीक है, अरे समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो, क्लियर है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आपकी बातें कुछ इम्पोर्टेंट। अब आते हैं नेक्स्ट, कुछ बातें और भी करनी है अभी, बहुत सारी हैं चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा है अभी, है ना, चीज़ें कम नहीं है अभी, वेल्डिंग की तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपसे पूछी जाएंगी। गामा MW तुम्हारा दोस्तों 1.25 हो गया ना। एक्चुअली में इसमें क्या होता है ना, गामा MW दोनों के लिए सेम रहता है, दोनों के लिए सेम वैल्यू रहता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हल्का सा चेंज होता है बस। अब जब हम LSM की बात करते हैं ना, तो फील्ड वेल्डिंग के लिए 1.5 होता है, शॉप वेल्डिंग के लिए, ये तुम्हारा फील्ड वेल्डिंग के लिए, एक्चुअली ये शॉप वेल्डिंग के लिए दोस्तों, ये वाला जो ना कभी कभार पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, और वर्क शॉप जो होता है ना, शॉप वेल्डिंग यहाँ पर, और कभी फील्ड में कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाएगा, ये गामा MW 1.5 लिया जाता है। और एक किसके लिए है, यहाँ पर लिखे देता हूँ, और फील्ड वेल्डिंग। लेकिन ये लोचा आपका केवल LSM में है, वहाँ पर नहीं करना आपको, ठीक है, वहाँ पर नहीं करना दोस्तों। गामा MW मैंने आपको पहले बता दिया है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द वेल्ड मटेरियल। क्या है ये, गामा MW पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द वेल्ड मटेरियल, जिससे वेल्ड आप कर रहे हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वेल्ड मटेरियल। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द वेल्ड मटेरियल दोस्तों ये है गामा MW, और गामा MW का वैल्यू जो है 1.5 होगा। फील्ड वेल्डिंग के लिए, फील्ड वेल्डिंग का मतलब साइट वेल्डिंग है, साइट पर आप कर रहे हैं, 1.25 है। शॉप वेल्डिंग, शॉप मतलब वर्कशॉप में आपने किसी मेंबर को जोड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा।
एफ यू जो होता है दोस्तों, स्मॉलर ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड और प्लेट, जो भी है दोनों में से जो अल्टीमेट, दोनों में से जो छोटा होगा उसको लेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, और दूसरा है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। इन दोनों में जो स्मॉलर होगा ना उसको लेंगे हम एफ यू। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो एफ यू है ना, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड है, दो चीजें होंगी। कभी कभार क्या होता है ना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ वेल्ड और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं ना। अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलो या टेंसाइल स्ट्रेस बोलो, जो भी आप कहें, स्ट्रेस ऑफ प्लेट, क्योंकि प्लेट का अलग होगा, वेल्ड का अलग। इन दोनों में जो मिनिमम होगा ना उसको लेते हैं हम एक्चुअली में, ठीक है ना। मिनिमम जो होगा उसको लेते हैं कंसिडर। खैर जब हम न्यूमेरिकल वगैरह कराएंगे आपको तो वहां पर तो खैर कंसिडर करेंगे इन चीज़ों को, टेंशन न लें। तो ये थी बातें दोस्तों आपके डिजाइन स्ट्रेंथ से, लेकिन हम अभी भी रिकमेंडेशन नंबर पर हैं। रिकमेंडेशन नंबर हमारा जो है वो चल रहा है कितना, तीसरा। तीसरे के बाद नेक्स्ट हमारा रिकमेंडेशन नंबर है दोस्तों अब आगे। नेक्स्ट जो हमारा चलेगा अब, नेक्स्ट रिकमेंडेशन चौथा नंबर, उस पर हम बात करेंगे अब चौथा, और वो होगा हमारा अभी भी। अब बात करेंगे हम दोस्तों किस पर, इंटरमिटेंट डिसकंटिन्यूअस वर्ड के लिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे इंटरमिटेंट वर्ड के लिए। अब ये इंटरमिटेंट क्या होता है, इंटरमिटेंट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों बहुत अच्छे से, टेंशन न लें आप। अगर जानता हो तुम में से कोई तो इंटरमिटेंट वर्ड के बारे में तो बताइए। नहीं जानता है, चलो बात करेंगे इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट वर्ड। इंटरमिटेंट समझ आ जाएगा आपको, टेंशन ना लो। इंटरमिटेंट वर्ड दोस्तों, इंटरमिटेंट वर्ड को ही हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वर्ड। कहने का मतलब है इंटरमिटेंट वर्ड को ही हम दूसरा नाम कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस वर्ड। अब ये क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं इसके बारे में ध्यान से सुनना। डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस वर्ड, इंटरमिटेंट वर्ड को ही हम कहते हैं दोस्तों डिसकंटिन्यूअस वर्ड। ऐसा क्यों कहते हैं वो आप इस फिगर से समझोगे, वो इस फिगर से समझोगे। देखो भाई, ये कोई प्लेट है, कोई गसेट प्लेट, आपको आवाज आ रही है ना, हाँ। ये कोई गसेट प्लेट है ऐसा, और ये, और ये, ठीक है। ये कोई गसेट प्लेट है।
तो यहाँ पर एक गसेट प्लेट है और एक आपकी मेन प्लेट है। दिस इज द गसेट प्लेट, दिस इज द मेन प्लेट। ये बात आपकी बहुत आसानी से आप जानते हैं। ये फोर्स का डायरेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये भी आप जानते हैं, कोई समस्या नहीं है। और ये प्लेट आप चाहे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो भाई। ये वाली जो प्लेट है आपकी गसेट प्लेट, ऐसे दिखा सकते हो आप चाहे तो, अच्छा लगेगा तरीके से। ये कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ इसको मीट करा देना, ओके जी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जो वेल्डिंग का तरीका है कुछ अनोखा है। यहाँ पर जो वेल्डिंग का तरीका है कुछ अनोखा है, और वो जो अनोखा है वो कैसे होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, है तो ये वेल्डिंग आपके साइड फ्लेट वेल्डिंग ही, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा अनोखा कैसे है उस बारे में डिस्कस करूंगा। देखना जरा ध्यान से, ये देखो जरा, गजब हो गया जी। दूसरा तरीका है यहाँ पर, गजब हो गया जी। तीसरा यहाँ पर, गजब हो गया जी। चौथा यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरीके से। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी, है ना। नमस्ते अंकल जी। तीसरा यहाँ पर जैसे, नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर, है नेक्स्ट यहाँ पर, ये दोस्तों सबसे पहली बात कि जो ये साइज है, ये जो साइज है, ये कभी भी जीवन में आपका 4s से कम नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4s। ये हमने पहले आपको समझा दिया था। दूसरी बात यहां पर डिस्कस करेंगे हम स्पेसिंग का। ये जो स्पेसिंग है, ये इस स्पेसिंग की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर ध्यान से देखना किसकी बात कर रहा हूं। ये जो स्पेसिंग, इसको कहा जा रहा है स्पेसिंग। इंटरमिटेंट का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है आप पूरे लाइन पे नहीं कर रहे हैं। देखिएगा, पूरी लाइन पे नहीं हुआ है, भले ये साइड फ्लेट वेल्ड है आप जानते हैं, लेकिन पूरे लाइन पर नहीं है। यहाँ पर छोड़ा गया है, फिर छोड़ा गया, स्पेसिंग है। तो इस दौरान ये कह रहा है कि यहाँ पर दो सिचुएशन आएंगे दोस्तों स्पेसिंग में। हो सकता है कि एक बार टेंशन हो और एक बार कंप्रेशन हो। तो ये जो स्पेसिंग है, इसी स्पेसिंग के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, और बार बार पूछा भी जाता है स्पेसिंग। लेकिन यहाँ पर इस स्पेसिंग में पता है आपको किसकी याद आने वाली है? इसमें याद आने वाली है अब आपको रिवेटिंग की। कैसे? देखो, ये जो स्पेसिंग है, इट शुड, ये मिनिमम स्पेसिंग है, सॉरी मैक्सिमम स्पेसिंग है। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, पहली सिचुएशन 12t और 200 विच एवर इज लेस। कहने का मतलब है 12t और 200 विच एवर इज लेस। पहले भी समझाया था ना मैंने। ये कहां पर आपने सुना था? ये सिचुएशन आपने कहां पर सुनी थी? पहली बात। अगेन, पहली सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरी सिचुएशन है दोस्तों, यहां पर इधर ही कर देता हूं। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16t और 200 mm, 200 mm दोस्तों, विच एवर इज लेस। यहां पर क्या होगा? विच एवर इज लेस हो जाएगा। विच एवर इज लेस। 12t और 200 विच एवर इज लेस, और दूसरा है 16t और 200 mm विच एवर इज लेस। लेकिन दोनों सिचुएशन क्या है? एक अभी जैसे ये फिगर देख रहे हैं तो इस दौरान तो आपको पता लग रहा है साफ तौर पे ये किसके लिए? फॉर टेंशन मेंबर। इसके लिए तो आप कर दोगे स्पेसिंग ऐसा। टेंशन मेंबर जब आपका फोर्स के अंडर में होगा, जैसे कि आप इस फिगर में देख ही रहे हैं। लेकिन अगर आपका कंप्रेशन मेंबर होगा दोस्तों, तो कंप्रेशन मेंबर के लिए आप क्या करोगे? ये तुम्हारा किसके लिए है? ये प्रॉपरली कंप्रेशन मेंबर के लिए, फॉर कंप्रेशन मेंबर। इंटरमिटेंट का मतलब है दोस्तों छोड़ छोड़ करके, पूरे पे नहीं हुआ है। और ये पूरे पर नहीं हुआ है तो इसकी स्ट्रेंथ भी थोड़ा सा कम होगी,
ये बात तो सच है। हो सकता है कि एंड फ्लेट वर्ड आप पूरा दे रहे होंगे, यहाँ पर एंड फ्लेट वर्ड पूरा दे रहे होंगे, लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद यहाँ पर आपको सिखाना है कि इंटरमिटेंट फ्लेट वर्ड का जो डिजाइनिंग है या उसमें जो हमारा स्पेसिंग है उसके लिए क्या कहना था कोड का। तो IS कोड 800 कहता है दिस इन द केस ऑफ द इंटरमिटेंट वर्ड दिस स्पेसिंग द स्पेसिंग बिटवीन द दिस साइड फ्लेट वर्ड और दिस वर्ड इट शुड नॉट बी ग्रेटर, दिस इज द मैक्सिमम स्पेसिंग एक्चुअली। जब आप इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन कहते हैं, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये मैक्सिमम स्पेसिंग की ही बात करता है, इस बात को ध्यान रखना। और अगर आपसे बोला जाए कि मिनिमम स्पेसिंग क्या है, कहने का मतलब है कि ये जो मिनिमम लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, तो आपका ये जो लेंथ है मिनिमम लेंथ, तो आप पहले से जानते हैं कि किसी भी वेल्डिंग का कितनी भी वेल्डिंग आप कर दो, कोई भी वेल्डिंग कर दो आप, इंटरमीडिएट फिटेंट जो भी कर दो, तो हमेशा मिनिमम वेल्ड का ध्यान रखना है, मिनिमम इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड का ध्यान रखना है, और वो है दोस्तों 4S। भले इंटरमीडिएट ही कर रहे हूँ, छोड़ छोड़ के ही कर रहा हूँ, लेकिन उसका ध्यान रखना, इट शुड नॉट बी लेस देन 4S, 4S से कम भी नहीं होना चाहिए। ये बात आपको समझ आई? बताओ। इतना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। क्लियर? यहाँ पर P क्या है? यहाँ पर P क्या है? वही थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट, थिनर ज्वाइंट, थिनर मेंबर, थिनर प्लेट। तो ये तुम्हारा चौथा रिकमेंडेशन जो था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगेन चौथा रिकमेंडेशन जो था आपका इंपॉर्टेंट था। ये थी आपकी इंटरमिटेंट वेल्ड के बारे में बात, ठीक है ना, आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपकी ओवरलैप। ओवरलैप से आपका क्वेश्चन आया भी है, आएगा भी। ओवरलैप से आपका क्वेश्चन आया भी है और आएगा भी, इसलिए ध्यान से देखते रहना, ठीक है। ओवरलैप से दोस्तों आपका क्वेश्चन आया भी है और आएगा भी। चलिए शुरू करते हैं। 5वां नंबर रिकमेंडेशन, 5th नंबर रिकमेंडेशन। हाँ गुरुजी।
ठीक है सर। चलिए, तो इंटरमिटेंट वर्ड है भाई ये, यहाँ पर आपका इंटरमिटेंट वर्ड के बारे में बात करी। तो आज की सभा को यहीं पर करते हैं, एपिसोड को यहीं पर। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगली क्लास में पढ़ते हैं इसके बाद।